तो कैसे हैं बच्चों? फिर से स्वागत करते हैं एक नया क्लास में। और आज का समझो कि भाई लास्ट ही है, लास्ट है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा क्या होता है, और महासागर तापीय ऊर्जा क्या होता है, भू उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, और इसका लाभ और हानि हम सब आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपका क्लास चल रहा है 10th का, और चैप्टर चल रहा है 6 ऊर्जा के स्रोत। अ, लगभग आपका 4 क्लास हो चुकी है, और 5वां क्लास है, और डे आपका 43। तो देखिए भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कॉपी कलम निकालो और भैया कुछ लिखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। तो आप लोग फटाफट इसको ऐसे क्लिक करो। देख, बदमाशी नहीं मित्र। तो ये सब चीज़ जो है ना, टैलेंट है। स्क्रीनशॉट लेना ये सब टैलेंट है, ठीक है। और जो आवाज़ आती है खत सुनी ना, वो ही दिल को सुकून देती है भाई। लिखना पढ़ना नहीं है, बट स्क्रीनशॉट रखो। ये उम्मीद से भाई लेना है कि मैं पढ़ूंगा, बट भाई वो स्क्रीनशॉट सीधा एग्जाम के एक दिन पहले खुलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है। और चलिए हम ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं। और मैं बताया था कि ज्वारीय ऊर्जा है क्या, यानी जो समुद्र होती है, समुद्र में जो लहर उठती है, ठीक है, वो किसके कारण से उठती है? तो मैंने बताया था चंद्रमा के कारण से। और जो लहर मतलब ऊपर नीचे उठती है, हाँ, जो पानी है तल से ऊपर आती है तो उसको बोलते हैं उच्च ज्वार। फिर ऊपर से नीचे जाती है उसको बोलते हैं निम्न ज्वार। तो वही जो ऊपर नीचे होगी ना, जैसे ही नीचे से ऊपर पानी आएगी उसको कैद कर लिया जाएगा, ठीक है, एक डैम की तरह। डैम से मतलब डैम में कैद कर लिया जाएगा, फिर उस पानी को छोड़ा जाएगा और टरबाइन नचेगा। तो बोलते हैं ज्वार से मैंने विद्युत उत्पन्न किया, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न किया, ऐसे। तो हम जल्दी ये जानते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है। हालांकि यही आपको मिलेगा पढ़ने के लिए इसमें, जो मैंने बताया कि जो आपका जो लहर चल रहा है ना, नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो जैसे ही नीचे से ऊपर आएगा पानी, उस पानी को ऐसे कैद कर लिया जाएगा। कैद मतलब एक चीज में, मतलब सपोर्टेड की डैम टाइप की ऐसे होता है, उसको भी इकट्ठा कर लिया जाएगा। और इकट्ठा करने के बाद फिर उस डैम में एक छेद द्वारा ऐसे टरबाइन पे उसे डाला जाएगा। टरबाइन नीचे तो आपका ऊर्जा बनेगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं। तो ये है ज्वारीय ऊर्जा, यानी ज्वारीय ऊर्जा से किसमें, विद्युत ऊर्जा में हम बदल देते हैं टरबाइन के द्वारा। और तरंग ऊर्जा भी है कि हवाओं के द्वारा जो तरंग होती है ना, उससे उससे फिर हम बनाते हैं। तो चलिए पहले हम इसको जान ही लेते हैं, उसके बाद सारा डाउट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। ध्यान देना, कान दो ध्यान दो, ठीक है। एक मुहावरे का अर्थ है कान दो। कान देना मतलब ध्यान देना। कान भाई दो, ठीक है, मतलब मेरे को नहीं दो, बट कान लगाओ, बट ध्यान लगाओ इसमें, ठीक है। तो इसको हम चलते हैं। अब सपोर्ट डेट कि आज अभी ध्यान नहीं दोगे तो भाई फिर एग्जाम हॉल में आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत गौर से। पड़ोस वाला लिख रहा है बढ़िया से भाई, उसमें ध्यान देना पड़ेगा, मतलब ऐसे मिलाना पड़ेगा कैसे कैसे लिख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दोगे तो वहाँ आराम से बनेगा, लेकिन यहाँ नहीं ध्यान दोगे तो फिर ध्यान देना पड़ेगा, मतलब ऐसे पड़ोस वाले को, ऐसे अगल बगल वाले को। और उस समय आपका भाई टीचर मार भी सकता है, कॉपी छीना भी सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दो ताकि वहाँ अच्छे से लिख सकते हो। चलिए, ज्वारीय ऊर्जा क्या है इसके बारे में जानते हैं भाई सब। तो देखो, अभी तो आराम से बात कर रहे थे, अभी थोड़ा टोन बदला है, क्योंकि भाई पढ़ाने का दरमियान जो है ना, मतलब फील होना चाहिए भाई। मतलब ऐसा होना चाहिए कि बंदे जो है, जो स्टूडेंट वो पढ़ सके, मतलब फील लग सके भाई कि मैं सचमुच में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देवियों सजनों, अपना काम धंधा पे लग जाते हैं, जो कि हम सबको करने में मन नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है भाई, पढ़ना पड़ता है। चलिए, और चलिए जानते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा, देख ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। अब ज्वारीय ऊर्जा के बारे में जानते थे, घूमती पृथ्वी। हम जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के साथ साथ याद रखो सब कोई घूम रहा है भाई, हर चीज घूम रहा है, हर चीज। कोई चीज स्थिर नहीं है, हर चीज अपने आप में गति कर रहा है, ओके। तो हाँ, ओके मतलब इंग्लिश। तो जो है आपका पृथ्वी जो है क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, मोशन में है भैया, ठीक है।
यानी गति में घूम रही है पृथ्वी, घूमती पृथ्वी पर मुख्यतः, मुख्यतः का मतलब ज्यादातर, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव यानी चंद्रमा में क्या है, गुरुत्वीय खिंचाव है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ऐसे मतलब ऐसे खींचती है चीजों को, कम है, मतलब ऐसे गुरुत्वीय खिंचाव के कारण जो सागर है, सागर यानी समुंदर में पानी का तल, तल मतलब पानी का जो तल है क्या करता है, उठता है और गिरता है, ठीक है। यानी लहर जो आ रही है ना ऊपर से नीचे, ऊपर किसके कारण, चंद्रमा के कारण से हो रही है भैया। तो देखो मैं जिम बार नहीं हूँ, चंद्रमा जिम बार है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये चंद्रमा के कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर पानी क्या जो तल है ऊपर नीचे ऐसे उठता है, और यहीं से होता है खेला चालू, ठीक है। इस घटना को बोलते हैं उच्च ज्वार। जब तल से यानी यहाँ से पानी ऊपर आया ऐसे, इसको उच्च बोलते हैं, फिर ऊपर से फिर नीचे जाएगा इसको निम्न बोलते हैं, फिर ऊपर आएगा फिर ऐसे नीचे, ठीक है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। और का मतलब और, ठीक, और देखना, सागर तलों में, सागर तलों में मतलब जो समुद्र के तल में, यह अंतर हमें ज्वारीय ऊर्जा देती है, ठीक है। यानी सागर तलों में, यानी सागर यानी समुद्र के तलों में जो ये सब हो रहा है, ये जो अंतर हो रहा है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार जो हो रहा है, इसको बोलते हैं, यानी ऊपर नीचे जो हो रहा है, मतलब पानी में जो ये हो बह रहा है, मतलब बोलते हैं धारा जो आ रही है ऊपर नीचे जो हो रही है, मतलब ऐसे चंद्रमा के कारण, इसको बोलते हैं या अंतर, यानी ऊपर उठना नीचे गिरना, फिर ऊपर उठना नीचे गिरना, ये जो अंतर है इसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, ये ज्वारीय ऊर्जा है, मतलब ज्वारीय ऐसे है, ज्वारीय हो रहा है, ठीक है। और इसमें ऊर्जा है, क्या ऊर्जा है, और यही ज्वारीय ऊर्जा हमें देती है, क्या देती है, सागर के तलों में यह अंतर, सागर के तलों में जो ये अंतर हो रहा है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, क्या देती है हमें, ज्वारीय ऊर्जा देती है, ठीक है। यानी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का जो अंतर है, यह हमें क्या देती है, ज्वारीय ऊर्जा देती है। और जब देती है, ऊर्जा दे रही है, तो बस ये ऊर्जा हो गया, तो हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये ज्वारीय ऊर्जा हमें मिल गया, तो इस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। चलिए भाई, अब देखिए, ज्वारीय ऊर्जा तो दे रहा है, कौन दे रहा है, तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार जो हो रहा है, आपका लहर जो उठ रहा है गिर रहा है, लहर उठ रहा है गिर रहा है, ये दोनों का अंतर जो होगा, आपका एक ऊर्जा दे देगा, जिसका नाम है ज्वारीय ऊर्जा। और इसके लिए बांध बनाकर, किसके लिए बांध बनाकर, अभी मैंने बताया ना कि जब पानी उठती है तो क्या करती है कि बांध बनाकर उस बांध में पानी को एब्जॉर्ब, मतलब से कर लिया जाता है, मतलब क्या बोल सकते हो उसको हिंदी में, इकट्ठित कर लिया जाता है। और फिर उस डैम में आपका टरबाइन लगा रहता है, और टरबाइन पे जो आपका छेद रहता है, उस छेद द्वारा उस रास्ता द्वारा पानी को गिराया जाता है, ठीक है। तो आपका टरबाइन नचने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए बांध बनाकर उच्च ज्वार, मैंने क्या बताया, उच्च ज्वार, पानी जब जैसे ऊपर आया तो उच्च ज्वार के दौरान, ठीक है, उच्च ज्वार यानी पानी जैसे तल से ऊपर आया तो उसके दौरान पानी क्या होगा, ऊपर आएगा, यानी तल से क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, वो पानी को क्या किया जाएगा, ध्यान, वो पानी को कैद कर लिया जाएगा, यानी एक जमा ऐसे डैम में इकट्ठित कर लिया जाएगा। तो इसके लिए बांध बनाकर उच्च ज्वार के दौरान सागर में पानी का तल चढ़ता है। जब पानी तल में गिरना शुरू करता है तो बांध के द्वार बंद कर दिया जाता है, ठीक है। यानी जो ये हुआ कि जैसे ही पानी उठा तो आपका जो डैम था, डैम का द्वार खोलकर ऐसे, और पानी जैसे ही उठा तो डैम को द्वार को बंद कर लीजिएगा पानी, ताकि डैम में ऐसे आ जाए, समझ में आ रही बात। तो इसके लिए बांध बनाकर उच्च ज्वार के दौरान सागर में पानी का तल चढ़ता है, ठीक है, सागर में क्या का पानी का तल चढ़ता है, मतलब ऊपर उठता है, जब पानी तल में जब पानी तल में गिरना शुरू करता है, मतलब पानी पानी जब उठा तो फिर तल में क्या गिरना चालू करेगा, जैसे पानी क्या हुआ, जैसे पानी उठा तो फिर उठकर पे तल में गिरेगा ना नीचे की, तल मतलब होता है फर्श यानी जमीन, फिर ऐसे जमीन मतलब फर्श मतलब कह सकते हैं नीचे, ठीक है। जैसे ऐसे ये हम ऐसे उठाएं तो फिर यहाँ पे गिरा ना, जहां से आया था फिर ऊपर गया फिर यहाँ पे आएगा, यानी जो गिरा इसको क्या बोलते हैं, तल से। तो पानी उठा था, फिर तल में गिरा, तो गिरते समय क्या किया लिया जाएगा, डैम का द्वार खोलकर डैम में भर लिया जाएगा, और फिर डैम का द्वार बंद कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से,
क्योंकि डैम एक जगह बनाया हुआ है, पानी इधर से आता है, मतलब से धारा टाइप को ऊपर उठते नीचे गिरते, ऊपर उठते नीचे गिरते। तो वहां पे जब डैम के पास आएगा तो पानी वो डैम में चला जाएगा, द्वार बंद कर लिया जाएगा, डैम में सारा पानी इकट्ठित हो जाएगा। तो जब पानी तल में गिरना शुरू करता है तो बांध के द्वार बंद कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? बांध के द्वार क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। अब पानी तो अब आ गया डैम में। अब डैम में आ गया तो मैंने बताया था जल विद्युत संयंत्र के बारे में। तो उसी वही फॉर्म में ये होगा आपका, जिसके बाद बांध के गेट को खोल टरबाइन घुमाया जाता है। यानी बांध को फिर ऐसा गेट को खोलकर, जो छोटा छोटा हॉल रहेगा उसको खोलकर फिर क्या करे, टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन से जुड़े मोटर विद्युत उत्पन्न करते हैं, जिसे ज्वारीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या था, इस तरीके से आपका था ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा आया कहाँ से? पहली बात, ज्वारीय ऊर्जा, हमको देखो ऊर्जा को दूसरे रूप में बदलने के लिए पहले से ऊर्जा को लाना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट। जैसे मैं कहूँ कि प्रकाश ऊर्जा से हमको विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो प्रकाश ऊर्जा पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा। आपके पास होगा तभी तो प्रकाश ऊर्जा से आप विद्युत ऊर्जा में बदलोगे। तो ज्वारीय ऊर्जा है क्या? मैंने बताया, जो आपका पानी में जो सागर है, सागर में जो लहर आ रही है, ऊपर नीचे उठ रही है, यानी उच्च ज्वार नीचे निम्न ज्वार हो रही है, उसकी अंतर को क्या बोलते हैं? अंतर क्या देती है? एक ऊर्जा देती है, जिसका नाम है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। यानी पूछेगा ज्वारीय ऊर्जा है क्या, तो बस सीधा सी बात हम बताएंगे कि ज्वारीय ऊर्जा जो है कि समुद्र तल में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के अंतर दर्शाती है, उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यानी सागर में या समुद्र में लहर ऊपर नीचे होती है, चंद्रमा के कारण पानी ऊपर नीचे उठती है, तो ऊपर उठते है उसको बोलते हैं उच्च ज्वार, और जो नीचे जाती है उसको निम्न ज्वार बोलते हैं। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के अंतर को क्या एक और क्या नाम दे दिया? ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा मिल गया तो उस ऊर्जा को फिर हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं। कैसे? तो पानी जैसे उठा, डैम में इकट्ठा कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डैम है, ठीक है, यहाँ पे डैम है। अब पानी इधर से ऐसे ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऊपर उठेगी, पानी इसमें डैम में गिरेगी तो डैम के द्वारा बंद कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर उधर से ऐसे ऐसे आएगी, पानी ऐसे दूर से ऐसे ऊपर नीचे होते, फिर वहां से ऊपर उठेगी, फिर डैम में ऐसे बंद कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर डैम डैम में पानी इकट्ठा, बहुत बड़ा डैम होता है, नहीं छोटा डैम, बहुत बड़ा डैम जिसमें पानी बहुत मात्रा में ऐसे इकट्ठा हो। फिर उस डैम में छोटा 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 छिद्र होता है, मतलब ऐसे हॉल होता है, रास्ता होता है। वो रास्ता सीधा आपका टरबाइन के पास जाता है, और टरबाइन को पानी फिर नचाता है, तो फिर ज्वारीय ऊर्जा से जो आपका पानी इकट्ठा हुआ, ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऐसे बदला जाता है। आपको ये बातें आपको समझ में आई होगी। जैसे मैं अगर दिखाऊं फिगर, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा तो देख सकते हैं कि ये जो है उच्च ज्वार का मतलब देखिए इधर पानी ऊंचा है, ऐसे डैम में ऐसे ऊपर नीचे आता है, तो डैम में देखिए पानी ये जो है ना, पानी इसमें इस डैम में जो आपका इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, इकट्ठा हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा ऐसे बनाया हॉल रहता है, मतलब ऐसे टंकी बनाया हुआ। ठीक है, उसमें जैसे लहर ऊपर उठती है तो लहर के द्वारा यानी जो पानी ऊपर उठी उस टंकी में चली जाती है, यानी डैम में इकट्ठा हो जाती है। फिर इस डैम में छोटे छोटे छेद होते हैं, जहाँ पे देखो टरबाइन पर अगर पानी दिया जाता है और टरबाइन नाचता है। देखो यहाँ से ऊपर इधर ऊंचा पानी है, इधर नीचा पानी है, इधर मतलब उच्च ज्वार से यहाँ पानी इकट्ठा करके फिर नीचे की ओर बहाया जा रहा है। तो यही आपका है। ठीक है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, यानी ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनता है, आप देख सकते हैं एक ऐसे डैम बनाया हो। ठीक है, डैम में ये सब जनित ऐसे है, तो इस तरीके से। तो आप सबको ये बातें समझ में आई होगी ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। अब ये हम टॉपिक कहाँ पढ़ रहे थे? तो टॉपिक पढ़ रहे थे कि सागर से ऊर्जा। सागर मतलब समुद्र से ऊर्जा, सागर मतलब क्या हुआ? समुद्र, यानी पानी से ऊर्जा। ठीक है, यानी सागर में जो पानी है उससे हम ऊर्जा बना सकते, तो उसका एक फॉर्म देखा आपने, ज्वारीय ऊर्जा। दूसरा फॉर्म देखेंगे हम तरंग ऊर्जा। दूसरा टैप क्या देखेंगे? तरंग ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा तो आपने देख लिया कि ज्वारीय ऊर्जा है क्या, यानी लहर जो ऊपर नीचे उठ रही है, उससे हम बना रहे हैं इकट्ठा, पानी को इकट्ठा करके। उसके बाद तरंग ऊर्जा क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बहुत जान लेंगे। थोड़ा थोड़ा भाई जान लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सब जान लेंगे तो बहुत काफ़ी है। हमको बस थोड़ा ही चाहिए, हमको बस थोड़ा ही चाहिए, इतना थोड़ा चाहिए, इतना थोड़ा चाहिए कि भाई एग्ज़ाम में टॉप करे, या फिर भाई एग्ज़ाम में भाई 400 प्लस, 500 प्लस, 500 प्लस नहीं आ सकता है, तो 400 प्लस, 420, 450 प्लस ऐसा नंबर आ जाए। इतना काफ़ी है भाई, इतना काफ़ी है। मतलब थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है ताकि इतना नंबर आ जाए। ठीक है, हाँ टॉप ही नहीं होना, टॉप होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है,
टॉप हो गए तो दिक्कत हो जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप नहीं बताओगे, वो में दिक्कत है। इसलिए टॉप मत करो, ठीक है, कम ही रहे, 450 प्लस ही रहे, लेकिन बढ़िया रहे, ठीक है। चलो, इसमें हम जानते हैं कि तरंग ऊर्जा क्या है। तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ठीक है। तो अब देखेंगे तरंग ऊर्जा के बारे में। तरंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, तरंग जानते, चलिए जानते क्या। सागर तट के निकट, सागर तट के निकट विशाल तरंगे द्वारा अधिकृत गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। बहते पवनों द्वारा, बहते पवनों द्वारा, बहते पवनों यानी बहते हवाओं द्वारा सागर में तरंग उत्पन्न किए जाते हैं। यानी तरंग का मतलब पता है क्या हुआ? तरंग का मतलब क्या होता है? यही तरंग होता है ना, ये, यानी पानी का लहर, पानी का लहर। इसमें आपने क्या देखा? इसमें ये देखा कि जैसी पानी तल से ऊपर आया तो उस पानी को इकट्ठा कर लिया गया डैम में, और फिर उस पानी को डैम में छोड़ा गया ताकि टरबाइन आ सके। तो अब है तरंग। तरंग का मतलब पानी ऊपर नीचे जब हो रही है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं तरंग। पानी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रही है ना, तरंग कैसे चलती है? ऊपर नीचे चलती है, ठीक है। आपने हार्ट बीट वाला मशीन देखा होगा, डॉक्टर जैसे उपयोग करते हैं हॉस्पिटल में, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था, टी 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 ऐसे करके ऐसे चलता है ना, ऐसे, यानी वो तरंग, ठीक है, तरंग। देखो इसको थोड़ा सा मैं डालती हूँ, देखो ना ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ये तरंग। तो पानी भी तो ऐसे चलता है ना, फ्लो करता है ऐसे ऊपर नीचे तरंग, ठीक है। जिसको बोलते हैं धारा, हम सब बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? धारा। यानी तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा का मतलब सागर तट के किनारे, सागर तट का मतलब सागर के किनारे, मतलब देखो क्या होता है कि अगर कहीं में भी, अगर बीच में भी ऐसे तरंग उत्पन्न हो रहा है, तरंग, तो वो आते आते कहाँ मिलेगा? सागर के तट पे, यानी किनारे आ जाता है। यानी यहाँ से अगर तरंग चला है ना ऊपर नीचे होते थे, तो आके कहाँ खत्म होता है? तट के किनारे, ठीक है। आप कभी पानी में ढेला मारो, ठीक है, आप कभी गांव में क्रिकेट खेलोगे तो बॉल चल जाता है पानी में, अपनी ढेला मारते हो तो उसमें तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। और तरंग धीरे धीरे होते होते कहाँ चल जाता है? तट के किनारे, यानी वो किनारे खत्म होता है। यानी जहाँ पे पानी है, जहाँ से तरंग शुरू हुआ, ढेला मारे तो गोले गोले ऐसे चारों पट्टी, मतलब गोले गोले ऐसे तरंग उत्पन्न होगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। और वाके कहाँ खत्म होगा? तो तट के किनारे, ठीक है। तट के किनारे मतलब, हाँ, तट के किनारे मतलब ऐसे सबसे लास्ट में, जब जहाँ पे आप, जहाँ पे खड़ा हो ना, वहाँ पे किनारे आके खत्म होता है धीरे धीरे। तो वही बोल रहा है कि सागर तट के किनारे विशाल तरंगे द्वारा अधिकृत गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब सागर में, अब तो भाई आप गांव में होता है तालाब, उसमें आप ढेला मारते हो तो कम ऐसे ही तरंग उत्पन्न होता है, लेकिन सागर में, यानी समुद्र में जब हवा चलती है, जब हवा चलती है तो हवा क्या करती है? उस हवा के द्वारा लहर उत्पन्न होती है, या फिर चंद्रमा के द्वारा फिर लहर क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है, यानी मतलब तरंग, लहर उत्पन्न होगी तो तरंग भी आएगा ना, तरंग भी होगा। तो तरंग कहाँ आके खत्म होगा? तट के किनारे, ठीक है, ठीक है, तट के किनारे। तो जो विशाल तरंगे जो हैं, उसमें कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। उसमें कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। यानी तरंगे में कौन सा ऊर्जा है? गतिज, यानी चल रहा है, गतिज ऊर्जा। तो भाई तरंग में गतिज ऊर्जा मिल गया, तो गतिज ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में बदल दो। तरंग को आप तरंग से क्या मिला? तरंग में क्या है? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब देखो, बहते पवनों यानी बहते हवा, यानी जब हवा बहती है, हवा बहती है तो हवा के द्वारा क्या होता है कि तरंग उत्पन्न होता है, यानी तरंग उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब यही बोल सकते हो, तरंग उत्पन्न किए जा सकती है, अपनी तरंग उत्पन्न होता है। कहाँ होता है? तो आपका समुद्र में। जिन तरंगों से टरबाइन घुमाकर विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, यानी वो तरंगों से क्या किया जाता है? टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है। और क्या बनती है आपका? आपका बन जाती है भैया विद्युत ऊर्जा। क्या बन जाती है? टरबाइन से क्या बनता है? विद्युत ऊर्जा। तो आपने तरंग के बारे में जाना, ठीक है। तरंग होता क्या है? यानी पानी में जो लहर उठ रही है, वो लहर कहाँ आएगी? तो किनारे, यानी तट के किनारे आएगी। और ऐसा नहीं छोटा छोटा, बहुत बड़ा बड़ा तरंग, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल ऐसे, ठीक है, ऐसे।
तो उस बहते हुए तरंगों से क्या बनाया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है और आपका बन जाता है विद्युत ऊर्जा। तो आपने ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा, तरंग ऊर्जा के बारे में पढ़ा, आप सबको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में इस तरीके से आता तो एग्जाम में इस तरीके से आप लिख सकते हो, बना सकते हो। अब तो आपका खत्म हो गया सागर, ठीक है, सागर के द्वारा ऊर्जा, सागर से ऊर्जा आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं महासागर तापीय ऊर्जा। यानी महासागर तापीय का मतलब, महासागर मतलब जो आपका समुद्र है, ठीक है, समुद्र यानी महासमुद्र जिसको बोल सकते हैं, ओशियन, ठीक है। अ, उसमें क्या होता है कि तापीय का मतलब जब पानी गर्म होती है, मतलब जब धूप करती है, आपका गर्मी के समय में पानी गर्म हो जाती है, तो तापीय ये मतलब जब पानी गर्म होती है तो गर्मी से, उस गर्म पानी से हम ऊर्जा बना सकते हैं। यानी समुद्र में पानी जो होता है, पानी जो होता है वो धूप के कारण बहुत गर्म हो जाती है, धूप के कारण क्या होती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद उससे हम क्या बना सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो महासागर, यहाँ लिखा हुआ गलत है, ऐसे महासागर, महासागर तापीय ऊर्जा, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर से, ठीक है, बना सकते हैं। यानी आपका पानी में टेम्परेचर होता है, यानी आप देख रहे हैं ना, गर्मी के समय में आप एक बाल्टी पानी भर कर डालो, रख दो, और वो कुछ समय, 1 घंटा 2 घंटा के बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस गर्म पानी से हम क्या बना सकते हैं, ऐसे ऊर्जा बना सकते हैं। कैसे, आइए हम जानते हैं। देखिए, महासागर तापीय ऊर्जा संयंत्र का उपयोग, देखिए, महा महासागर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, महासागर तापीय ऊर्जा संयंत्र का उपयोग महासागर में उस जगह होता है जहां सतह पर पानी और सतह पर पानी और 2 किलोमीटर की गहराई तक पानी के बीच का ताप का अंतर कितना हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से या उससे अधिक हो। यानी कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि महासागर में, यानी आपका बोल सकते हैं कि समुंदर ही मान लो ना भाई, आप समुंदर ही मान लो, ठीक है। समुंदर में जो पानी है, पानी का ऊपर वाला जी आपका ये है, सतह है, ये सतह से लेकर कहाँ, तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बीच, कहाँ, 2 किलोमीटर के बीच पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से उससे अधिक, कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से उससे अधिक। आपका लिखा हुआ कि महासागरीय तापीय संयंत्र का उपयोग, यानी महासागर तापीय संयंत्र का उपयोग कहाँ होता है, तो महासागर में उस जगह होता है, यानी महासागर में उस जगह होता है जहाँ सतह पर पानी, यानी सतह पर जो ऊपर जो पानी है, और 2 किलोमीटर की गहराई तक, यानी 2 किलोमीटर अंदर जाने तक, मतलब 2 किलोमीटर अंदर, डिस्टेंस तक, दूरी तक, पानी के बीच का ताप का अंतर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, होना या उससे अधिक हो, ठीक है। यानी पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से अधिक, ठीक है। देखो, इसका मतलब क्या होता है, बराबर या बराबर, यानी 20 या 20 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, 20 या 20 से बड़ा होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, अंतर होना चाहिए, यानी सतह से लेकर 2 किलोमीटर के बीच, ठीक है, 2 किलोमीटर के बीच कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे बड़ा का अंतर होना चाहिए, ठीक है। जब ऐसा अंतर मिल जाता है तो क्या होता है, गर्म सतह, गर्म सतह, यानी ऊपर जो क्या है, गर्म सतह है, ठीक है, पानी का सतह क्या है, गर्म, पानी का उपयोग, गर्म सतह पानी का उपयोग अमोनिया जैसे बाष्पशील द्रव्य की उबालने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब अब ये हुआ बात, अब समझो, यहाँ पे पकड़ो, जब पानी गर्म जब हो जाएगी, पानी की सतह जब गर्म होगी तो करेगी क्या, एक अमोनिया होता है, अमोनिया, अमोनिया को कैसे, क्या, अमोनिया जैसे बाष्पशील, ठीक है, अमोनिया जैसे बाष्पशील मतलब जो आपका पानी जो है आपका गर्म होगा तो क्या बनेगा, बाष्प बनेगा, यानी किसमें, यानी बोल सकते हैं कि हवा में बदल जाएगा, हवा में, ठीक है।
ठीक है, यानी बाष्प, बाष्प क्या है, हवा टाइप के कह सकते हैं, बाष्प में बदल जाएगा। तो गर्म सतह जो है आपका, पानी का गर्म सतह जो है, पानी का उपयोग कैसे करते हैं, अमोनिया जैसे बाष्पशील द्रव को उबालने के लिए किया जाता है। यानी द्रव को किस में, उबालने के लिए, ठीक है, उबालने के लिए, उबाल उबाल मारेगा तो क्या बनेगा, बाष्प बनेगा, ठीक है। तथा द्रव के बाष्प का उपयोग, यानी जो द्रव जो है, पानी जो है, उसका बाष्प जो बनेगा, यानी जो आपका बाष्प, ठीक है, बनेगा, द्रव के बाष्प का उपयोग जनित्र के टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। देखो, अब ऐसा नहीं कि महासागर तापीय ऊर्जा से ऐसे बना दोगे डायरेक्ट, नहीं। महासागरीय तापीय ऊर्जा का मतलब उसमें है क्या, पानी है, उसमें है क्या, पानी। और पानी को, और पानी यानी पानी का सतह जो है आपका, महासागर में जो आपका पानी की सतह है, उससे नीचे जाने पर कितना, तो 2 किलोमीटर, यानी सतह, और सतह से नीचे 2 किलोमीटर, वहाँ जो आपका डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में जो पानी का जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए ताकि पानी कैसा बन सके, बाष्प बन सके, कैसे बन सके, बाष्प, समझ में आ रही है ना बात, बाष्प बन सके, ठीक है। बाष्प जब बनेगी, ठीक है, अधिक, जितना ही अधिक होगा उतना ही बढ़िया होगा। कम से कम 20 होना चाहिए, कम से कम 20 होना चाहिए, बात समझ में आ रही, कम से कम क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। उससे अधिक जितना हो जाए बढ़िया है, उससे अधिक जितना हो जाए बढ़िया है। तो बाष्प जब बनेगी, तो बाष्प को इकट्ठा कर लिया जाएगा, बाष्प को इकट्ठा करके फिर उस बाष्प को आपका किस पे डाला जाएगा, टरबाइन पे। टरबाइन नचेगी तो आपका विद्युत बनेगी। कुल मिला के बात भैया टरबाइन है, ठीक है, आप टरबाइन, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उबालने के लिए किया जाता है, तथा द्रव के बाष्प का उपयोग जनित्र यानी जनरेटर के टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। महासागर की गहराई से, महासागर की गहराई से, यानी 2 किलोमीटर जो गहरा है, और या फिर उससे ज्यादा, महासागर की गहराई से ठंडे पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाता है। यानी महासागर में, महासागर के गहराई में क्या होता है, ठंडा होता है, क्योंकि उतना धूप नहीं जा पाता है, प्रकाश की किरण नहीं जा पाता है, जिसके कारण वो गर्म नहीं हो पाती है। तो वो जो नीचे एक ऐसे मोटर रहता है, मोटर डाला रहता है बहुत अंदर मोटर, उस मोटर के द्वारा पानी को, ठंडे पानी को ऊपर लाया जाता है, क्या लाया जाता है, पंप, यानी क्या लिखो, महासागर की गहराई से, यानी नीचे जो गहरा है उसमें से ठंडे पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाता है, और बाष्प को फिर से द्रव में क्या लिखा हुआ है, संघनित किया जाता है, हाँ। उसके बाद पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाता है, और बाष्प को, बाष्प, बाष्प मतलब जो आपका धुआं निकल रहा है, धुआं मतलब वही पानी का जो धुआं निकल रहा है, बाष्प निकल रहा है, को फिर से द्रव में संघनित किया जाता है, ठीक है। यानी फिर से पानी को उसी तरीके से आपका बनाया जाएगा, बाष्प निकलते रहेगा, बाष्प निकलते रहेगा, वो बाष्प सीधा जाएगा टरबाइन पे, टरबाइन को नचाएगा, क्या नचाएगा, नचाएगा, हाई प्रेशर में रहता है ना, छोटा मोटा नहीं, बहुत हाई प्रेशर में, ऐसे, क्योंकि बहुत ऐसे होता है ना वहाँ पे, पानी बहुत है तो ऐसे इकट्ठा बहुत होता है। और ऐसे, क्योंकि आपने देखा है ऐसे कि जो कोयला से हम ऊर्जा बनाते हैं, यानी कोयला में जो ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन जो है, ऊर्जा, उससे हम बिजली बनाते हैं, कैसे करते हैं, तो उसमें कोयला को हम जलाते हैं, ताकि जलाने के बाद पानी गर्म हो सके, और पानी जब गर्म होती है तब पानी से भाप निकलती है, और उस भाप से फिर टरबाइन को नचाया जाता है। तो वही बात तो हुआ, यहाँ पे कोयला नहीं जलाया जा रहा है, वहाँ सूर्य की प्रकाश से पानी गर्म हो रहा है, और पानी गर्म होने के बाद जो भाप निकल रहा है, वो भाप से फिर टरबाइन को चलाया जा रहा है, तो बात तो वही है। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा इस तरीके से काम करता है, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे पॉइंट पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, मिनिमम महासागरीय तापीय ऊर्जा का उत्पादन के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए मिनिमम पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिनिमम, यानी कम से कम तो 20 डिग्री, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे। चलिए, जितना ही बाष्प निकलेगा, जितना टेम्परेचर जितना होगा बाष्प उतना ही निकलेगा, जितना ही पानी गर्म होगा बाष्प उतना ही निकलेगा, तो टेम्परेचर जितना होगा बढ़िया है, कम से कम 20 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया भैया आपका खत्म, महासागरीय तापीय ऊर्जा भी खत्म हो गया, ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा भी खत्म हो गया। जैसे मैं आकर फिगर दिखाऊं तो देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं, यहाँ पे आपका देखिए, ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि सागर का पानी, गर्म पानी, सागर का गर्म पानी जो है, गर्म पानी यहाँ पे ये जो है आपका सागर का पानी, गर्म पानी भाप ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है,
और अमोनिया बाष्प बन रहा है, अमोनिया बाष्प बन रहा है और यहाँ टरबाइन के पास लाया जा रहा है, ठीक है, पैम्प के द्वारा। यानी ये क्या है, पानी, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे पानी है, पानी को ऐसे गर्म हो रहा है, यानी आपका धूप से गर्म हो रहा है और यहाँ से ऊपर वाष्प जा रहा है पैम्प के द्वारा, फिर इस पैम्प कहाँ लग गया, टरबाइन के पास, जनित्र देखो यहाँ पे टरबाइन, टरबाइन को नचाया और फिर क्या है कि सागर का ठंडा पानी, यानी आप जो अब ठंडा जो हो गया, अब ये ठंडा हो गया पानी, फिर ऐसे इधर द्रव अमोनिया फिर इधर दिया जाएगा, पानी में मिलेगा, फिर इधर वाष्प बनेगा, फिर इधर आएगा। तो ये आपका प्रोसेस ऐसे होता रहता है, देखो ऐसे ऐसे होता रहेगा। पानी गर्म वाष्प यहाँ हमारा यहाँ से गया, फिर टरबाइन पर गया, फिर टरबाइन द्वारा जो पानी जो वाष्प वाष्प था, पानी फिर बन जाएगा, फिर ऐसे संघनित करके ऐसे ठंडा करके फिर यहाँ से यहाँ लाया जाएगा, ठीक है, यहाँ से लाया जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ गर्म होगा, ठीक है, और बाद ऐसे यानी ये प्रोसेस आपका चलते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा का निर्माण होता है, बनता है, ठीक है। तो अब बात समझ में आई होगी। और अब चलते हैं, अब क्या चलते हैं, भू उष्मीय ऊर्जा। अब चलते हैं भू उष्मीय ऊर्जा। भू उष्मीय का मतलब भूमि, ठीक है, भूमि के अंदर, ठीक है, यानी भू मतलब भूमि, जमीन, जमीन के अंदर भैया न जाने क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, समझ में रहा ना, न जाने क्या क्या रिएक्शन हो रहा है आपके भूमि के अंदर, यानी जमीन के अंदर का टेम्परेचर इतना हाई है कि यहाँ पे भैया सब कुछ पिघला हुआ है, सब कुछ लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, आग लहरा हुआ है, इतना टेम्परेचर पर इतना हाई है कि ऐसे नीचे आग लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, टेम्परेचर इतना हाई है कि भैया वहाँ पे पूरा ऐसे सब लिक्विड के फॉर्म में। अब क्या हुआ, अब लिक्विड के फॉर्म में है, तो अगर नीचे टेम्परेचर है तो उसका जो वाफ बनेगा, उसका जो आपका ये निकल रहा है वाफ, मतलब ऐसे तो वो तो वाफ निकलेगा ही। तो कभी कभी देखना कि धरती कहीं कहीं भी बहुत जमा ऐसे ऐसे इलाके हैं कि कहीं कहीं धरती से धुआं निकलने लगता है, ठीक है, धुआं, वो धुआं पता है कहाँ से आ रहा है, वो नीचे धरती के नीचे से आ रहा है, जहाँ पे ये आपका धरती के अंदर जो आपका ये है कुछ भी बोल सकते हैं, द्रव, ये सब कुछ भी आपका खनिज लवण, ये सब जो भी सब है आपका अ, लोहा लकड़ी नहीं, लोहा तांबा जो भी ऐसे है, सब कैसा है, बना हुआ है ऐसे आग के फॉर्म में ऐसे, ठीक है, मतलब इतना पिघला हुआ है द्रव के फॉर्म में, ऐसे उसका भाप क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो भू उष्मीय ऊर्जा वही है, मतलब अंदर से जो ऊर्जा है, कभी कभी क्या होता है कि क्या बोलते हैं ऐसे, उसका नाम क्या है, जैसे ज्वालामुखी, क्या नाम है उसका, इंग्लिश में थोड़ा सा बड़ बुला रहा है, जैसे ज्वालामुखी नीचे से फट रहा है, ज्वालामुखी कैसे निकलता है, नीचे से, यानी धरती के अंदर से, धरती के अंदर क्या हो, वो आग लगा हुआ है, ठीक है, वो लावा, धरती का लावा जो अंदर जो है, वो ऐसे धरती जब कमजोर होती है, इतना जब धा निकलती है धरती में, धरती कमजोर पड़ जाती है अंदर, इतना मतलब ऐसे हो रहा है, ऐसे इतना लहर रहा है कि आप सोचो ना, कि जैसे आप सोचो कि जैसे कुकर पे खाना बनाते हो, कुकर पे क्या बनाते हो, खाना, और कुकर की जो सीटी होता है उसको बंद कर दो, ठीक है, उसको छेद को भर दो और पानी डाल के गर्म करो, उसका भाप नहीं निकलेगा, कुकर को फाड़ देगा, कुकर को क्या करेगा, फाड़ देगा, मतलब ऐसे बोला कि कुकर फट गया, कैसे फट गया, आपने उसका जो नाक होता है, जिससे वो नाक का मतलब वो मुंह, मुंह जो आप सीटी मारता है, वो भरा हुआ है, वो उसका गैस नहीं निकल पा रहा है, तो क्या हुआ, इतना प्रेशर हुआ, इतना प्रेशर कुकर को फाड़ दिया। उसी तरीके से धरती जो है, धरती पैक है नीचे, सतह के अंदर जो है आपका इतना मतलब ऐसे टेम्परेचर है, सब कुछ ऐसे लिक्विड के फॉर्म में सब ऐसे जल रहा है, ऐसे जल रहा है, तो उसका जो गर्मी होगा, उसका जो धा निकलेगा, ऊपर क्यों रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं गर्म हवा ऊपर क्यों जाता है, और धरती जहाँ कमजोर होती है वहाँ फाड़ के निकल जाती है ऐसे, धरती जहाँ कमजोर होती है वहाँ फाड़ के निकल जाती है, तो बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं ऐसे, क्या नाम बताया अभी, ज्वालामुखी, हाँ ज्वालामुखी ऐसे फटा ऐसे, ज्वालामुखी ऐसे, तो फटा बहुत ऊपर की ओर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसे जब ज्वालामुखी निकलती है तो कहीं पे कहीं कहीं पे ऐसे जमीन में फंस जाती है, जमीन के अंदर ही फंस जाती है, उससे गर्म हवा निकलने लगती है, क्या निकलती है, गर्म हवा निकलने लगती है, और गर्म हवा को कैद करके फिर टरबाइन को नचाया जाता है, और टरबाइन को नचता है, फिर बन जाता है आपका क्या, विद्युत बन जाता है, तो वही है आपका भू उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, भू उष्मीय ऊर्जा, यानी भूमि के अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को उपयोग करके टरबाइन को नचाते हैं, और नचाते तो फिर आपका विद्युत बनता है, वही हम इसमें जान लेंगे, ठीक है। चलिए हम जानते हैं। भू मतलब भूमि, उष्मीय ऊर्जा, यानी भूमि के अंदर जो उष्मा है, उष्मीय ऊर्जा जो है उससे क्या बनाएंगे, विद्युत ऊर्जा बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या होता है इसमें ड्रामा। भूवैज्ञानिकी परिवर्तनों के कारण, ठीक है, भूवैज्ञानिकी परिवर्तन के मतलब कि अंदर जो ऐसे कई करोड़ों साल पहले
पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु से दब के मर गए, वो क्या बन गए, किसमें ऐसे बन गए, आपका जीवाश्म ईंधन, मतलब आपका ये परिवर्तन हो गया, ठीक है, ईंधन के फॉर्म में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो यानी भूवैज्ञानिकी परिवर्तन के कारण पृथ्वी के परपट्टी के गहरे गर्म क्षेत्रों में, परपट्टी का मतलब एकदम नीचे, ठीक है, परपट्टी के गहरे, गहरे का मतलब एकदम नीचे, गर्म क्षेत्रों में बने, देखो बात समझो, भू वैज्ञानिकी परिवर्तन के कारण, ठीक है, पृथ्वी के परपट्टी के गहरे गर्म क्षेत्रों में बने, क्या बने, तो पिघले चट्टान, सब क्या है, चट्टान ऐसे, ठीक है, पिघले यानी जो आपका जो ऐसे है, मतलब कि अंदर जो है आपका जमीन के अंदर परपट्टी में क्या बना, पूरा एकदम सब कुछ पिघला हुआ है, यानी लिक्विड के फॉर्म में। और जब वो बाहर आता है तो बाहर का यानी वातावरण से ठंडा, यानी ठंडा मिलता है उसको, क्या बनता है, ठंडा पाकर, मतलब ऐसे अपना टेम्परेचर जो है वो खो देता है और क्या बनता है, चट्टान के रूप में बन जाता है, ठीक है। यानी नीचे से लावा निकल रही है, क्या निकल रही है, लावा, लावा जब निकलेगी, फटेगी, तो वो बाहर वातावरण में आएगी, ठंडा में, ठंडा ऐसे आएगी, ठंडा क्षेत्रों में, तो क्या बन जाएगी, गर्म से ठंडा हो जाएगी, तो जमकर चट्टान बन जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब बात रही कि जो भूवैज्ञानिकी परिवर्तन के कारण पृथ्वी के परपट्टी के गहरे या गर्म क्षेत्रों में बने पिघले चट्टान ऊपर की ओर धकेले जाते हैं, यानी ऊपर की ओर क्या होता है, जो चट्टान है यानी जो गर्म है वो सब क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा, क्या आएगा, ऊपर की ओर। इतना प्रेशर है भैया कि सब ऊपर की ओर ऐसे फेंक देगा, ठीक है, इतना प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। तो सब क्या आएगा, ऊपर की ओर, जब धकेले जाते हैं नीचे से ऊपर की ओर ढकेले जाते हैं और निश्चित क्षेत्रों में फंस जाते हैं, निश्चित क्षेत्रों में यानी जो नीचे से आ रहा है वो चीज सब, लावा ये सब, ठीक है, क्या हो रहा है, कहीं पे, कहीं पे क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, क्या पे, जमीन के अंदर क्या होगा, फंस जाएगा। और जमीन के जब ऊपर आकर थोड़ा सा फंस जाता है, जिन्हें गर्म स्पॉट के संपर्क में आता है, तो भाप उत्पन्न होता है, यानी जो आपका जो आया, चट्टान ये सब जो आपका पिघले चट्टान जो है ऊपर की ओर जब आया, तो निश्चित क्षेत्रों में यानी जमीन में क्या हुआ, फंस गया, यानी आ रहा था और जमीन में क्या हुआ, फंस गया। जब फंस जाएगा तो उसको बोलेंगे जिन्हें गर्म स्पॉट के संपर्क में आता है, तो भाप बन जाता है, जिसे यानी गर्म स्पॉट के संपर्क में आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। जब गर्म स्पॉट के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, भाप, भाप मतलब ऐसे, ठीक है, भाप बनने लगा, मतलब ऐसे भाप, यानी बोल सकते हैं धुआं टाइप कैसे, ठीक है, भाप जब ज़्यादा होती है तो धुआं टाइप कैसे, तो क्या बनेगा, भाप बनने लगता है, ठीक है, जो पता नहीं चलता है बट भाप बनने लगता है। और क्या होता है कि भाप उत्पन्न होता है चट्टानों में, चट्टानों में फंसी भाप पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है, यानी चट्टानों में जो फंसी ये भाप, यानी चट्टान से जो ऐसे निकल रहा है, यानी चट्टानों में फंसी, यानी फंसी भाप पाइप से होकर टरबाइन तक पहुंचाया जाता है और विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल होती है। अब समझो, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, ये तो आपका किताबी भाषा था बट एक दो लाइन में समझ लो। देखो, भू उष्मीय ऊर्जा का मतलब हुआ कि जो भूमि के अंदर यानी जमीन के अंदर भैया, जमीन के अंदर, ठीक है, इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है कि सब जो वहाँ पे जितना भी ऐसे है लोहा लकड़ी जो भी है, सब पानी के रूप में, पानी के रूप मतलब इतना, मतलब पिघला हुआ है, इतना एकदम पिघल रहा है, जैसे अब लोहा के पिघलाते हो हाई टेम्परेचर पे तो लोहा बनता है, लिक्विड बन जाता है, पानी टाइप के बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पानी, मतलब पानी नहीं, मतलब पानी कैसे होता है, मतलब ऐसे लिक्विड टाइप के बन जाएगा, ठीक है। तो उसी फॉर्म में आपको धरती के नीचे, अब होता क्या है कि धरती के फॉर्म में जब वो उबाल मारती है, लिक्विड उबाल मारती है ऐसे, ठीक है। अब देखो पानी गर्म करो, आप चावल बनाए होगे, जैसे चावल बनाया होगा तसला में, तो ज़्यादा भाप मिलने पर क्या होता है, नीचे के बुलबुला छूटता है, बुलबुला छूटता है तो क्या होता है, ढक्कन को उठा देता है, ढक्कन को उठा के कहीं नीचे गिरा भी देता है ऐसे, जब तेज आता है ना तो ढक्कन को उठा देगा ऐसे, बुलबुला ऐसे करेगा, ठीक है। वही धरती के नीचे ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है ना, तो वो बुलबुला छूट रहा है, बहुत बड़ा बड़ा, और वो इतना होता है, इतना होता है कि जहाँ पे धरती कमजोर होती है वहाँ पे फाड़ के निकल जाती है, फाड़ के निकल जाती है, फाड़ के निकल गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी धरती के अंदर ही फंस जाती है, जब नीचे से ऊपर आई, नीचे से यहाँ तक लाई, यहाँ आके फंस गया, क्या हो गया, फंस गया, ठीक है, फंस गया, तो फंस गया तो धरती के नजदीक है, सतह के नजदीक है, तो क्या होगा, धुआं ऐसे आने लगेगा, ठीक है, भाप बनने लगेगा, ठीक है, क्या बनने लगा, भाप। और उस भाप को, ठीक है, लोग जो बोलते हैं वैज्ञानिक लोग या फिर वैज्ञानिक या बोले इंजीनियर लोग, साइंटिस्ट लोग, जो भी मतलब बोल सकते हैं, वो क्या करेगा, ऐसे
वहाँ पे देखिएगा कि अरे यहाँ पे ऐसे भाप मिल रहा है ऐसे, तो उसको भाप के द्वारा खोदेगा, खनेगा, फिर पाइप वहाँ पे जोड़ेगा, पाइप के द्वारा उस भाप को टरबाइन तक लेके जाया जाएगा। और टरबाइन को नचाने पे आपका जानते हैं कि टरबाइन जब नचता है तो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये सारी मामला था यहाँ पे, ठीक है, भू ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे भू ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट है कि भू ऊष्मीय ऊर्जा परिचालन पर, ठीक है, भू ऊष्मीय ऊर्जा परिचालन पर आधारित अनेक शक्ति संयंत्र न्यूजीलैंड और अमेरिका में है। यानी भूमि से जो ऊर्जा निकल रही है वो ऊर्जा ज्यादा कहाँ देखने के लिए मिलता है? न्यूजीलैंड और अमेरिका में। ठीक है, न्यूजीलैंड और अमेरिका में बहुत सारे ऐसे शक्ति यंत्र है जहाँ से भूमि से जो ऊर्जा निकल रही है वहां से उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो न्यूजीलैंड और अमेरिका में जाते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड और अमेरिका। ठीक है, पहला आता है न्यूजीलैंड, उसके बाद अमेरिका। ठीक है, न्यूजीलैंड अमेरिका में बहुत सारे ऐसे शक्ति संयंत्र लगा हुआ है जो भूमि से जो भूमि उसमें ऊर्जा जो निकल रही है उससे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये न्यूजीलैंड और अमेरिका में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब थोड़ा सा चलते हैं कि भू ऊष्मीय, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि भू ऊष्मीय ऊर्जा के लाभ, क्या क्या लाभ है। ठीक है, बहुत सारे लाभ है, लेकिन थोड़ा बहुत 4 पॉइंट देखेंगे। पहला में सौर और ज्वारीय ऊर्जा से भिन्न भूमि ऊष्मीय संयंत्र रात दिन कार्य कर सकता है। यानी आप समझो, सौर ऊर्जा के बारे में बताए थे, सौर ऊर्जा जो धूप से चलती है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो धूप से चलती है, सौर सेल वो भी धूप से चलती है। ठीक है, सौर ऊर्जा धूप से निकलती है, सौर सेल धूप से चलती है। और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा जो है ये सब का अंतिम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है, याद रखना। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब का अंतिम स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य नहीं रहेगा, सूर्य यानी सूरज नहीं रहेगा तो ऊर्जा भी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जो भू उष्मीय ऊर्जा जो है, भू उष्मीय ऊर्जा, इसमें सूरज का कोई लेना देना नहीं है, सूरज का लेना देना नहीं है। और सूरज का लेना देना नहीं है, इसका मतलब रात रात हो चाहे दिन हो, अपना कार्य करते रहेगा, यानी ऊर्जा बनाते रहेगा। सूरज रात में नहीं निकलता है, ठीक है, यानी निकलता, वो सूरज तो है ही, लेकिन पृथ्वी पे रात में नहीं आती है, ठीक है, सूरज। तो उसके कारण सौर ऊर्जा नहीं आएगी, तो सौर ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा नहीं बना सकते हैं। सौर सेल, सौर पैनल काम नहीं करेगा। ज्वारीय ऊर्जा भी ऐसे काम नहीं करेगा। और उसके बाद बोल रहा है कि सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा से भिन्न मतलब अलग है। कौन अलग है? तो भू उष्मीय संयंत्र रात दिन कार्य करती है। यानी भू, वो तो जमीन से निकल रहा है ना, आपका आपका वो चीज ऊर्जा जमीन से निकल रहा है। जमीन से जो निकल रहा है वो खनिज लवण की बात नहीं कर रहे भैया। वो जो आपका जो बोलते लावा टाइप का जो आपका धार निकल रहा है, जो आपका जमीन फाड़ के निकला, यानी नीचे जो आपका लिक्विड के फॉर्म में जो आपका सब कुछ है ऐसे मटेरियल है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, उधार के रूप में आया, जब ऊपर आया तो जमीन में फंस गया, फिर उसको भाप को ऐसे किया, मतलब टरबाइन के पास ले गया, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो भू उष्मीय ऊर्जा सूरज से लेना देना नहीं है, ठीक है, वो उष्मीय ऊर्जा से क्या बना रहे हैं, आपका विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं, तो सूरज से लेना देना नहीं है, इसलिए रात दिन कार्य कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो ये एक फायदा है वो उष्मीय ऊर्जा में, सूरज रहे चाहे मत रहे, काम करते रहेगा। चलिए, इतना तो समझ में आया होगा, रात दिन कार्य करते रहेगा। अब चलते दूसरा में। ठीक है, दूसरा में क्या है कि भू उष्मीय ऊर्जा लगभग प्रदूषण मुक्त होती है। ठीक है, प्रदूषण मुक्त होती है। जैसे देखो, सौर सेल जो है, सौर पैनल हो, उसको बनाने में भाई ऐसे होता है, प्रदूषण आता है, फिर उसको खराब हो गया तो वो भी प्रदूषण करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? ज्वारीय ऊर्जा उसको जलाएंगे तो वो भी प्रदूषण निकालेगा, धुआं हुआ निकलेगा। लेकिन भू उष्मीय ऊर्जा जो है लगभग लगभग मतलब प्रदूषण, इससे प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण नहीं हो रहा, क्या कैसा नहीं हो रहा है? क्योंकि जमीन के अंदर से भाप निकल रहा है और भाप को सीधा उपयोग कर रहे हैं, तो प्रदूषण तो हो ही नहीं रहा है, तो लगभग नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा में, कोयला आधारित संयंत्र की अपेक्षा भू उष्मीय संयंत्र को चलाना सस्ता होता है। अब कैसा होता है कोयला आधारित संयंत्र? ठीक है, कोयला आधारित संयंत्र का मतलब कोयला को ऐसे लेके जाओ, फिर उसको पीसो, महीन करो, पाउडर के रूप में बनाओ, फिर उसको जलाओ। जलाने के बाद जब धाह निकलेगा तो धाह क्या करेगा, उस पानी को गर्म करेगा, फिर गर्म पानी से धाह निकलेगा, तब फिर उसको हम क्या करेंगे, विद्युत बदलेंगे, ऐसे टरबाइन को नचाएगा तो विद्युत बनेगा। लेकिन ये सब झंझट इसमें नहीं है।
वो सीधा नीचे से ज़मीन से निकल रही है, धाह निकल रही है। धाह बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाफ निकल रही है, बाफ निकल रही है, धाह निकल रही है, धाह को सीधा उपयोग कर रहे हैं। तो सस्ता तो है, सस्ता है। कोयला आधारित संयंत्र की अपेक्षा भू ऊष्मीय संयंत्र को चलाना सस्ता है, बहुत सस्ता है। चलिए आगे चलते, चौथा में, ऊर्जा का यह स्रोत मुक्त और नवीकरणीय है। ऊर्जा का यह स्रोत क्या है? मुक्त है, मुक्त है, मुक्त फ्री है, वो निकल रहा है भैया, निकल रहा है। और नवीकरणीय है, नवीकरणीय का मतलब खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। धरती के अंदर जो लावा फूटा हुआ है, धरती के अंदर जो आपका ये हो रहा है, आग लगा हुआ है, धरती के अंदर जो आपका सब कुछ लिक्विड के फॉर्म में है, धरती के अंदर जो वो टेम्परेचर, वो ऐसे जब तक धरती रहेगा जब तक रहबे करेगा, तो ये नवीकरणीय है। ठीक है, नवीकरणीय, ठीक है। तो ऊर्जा का यह स्रोत मुक्त है और नवीकरणीय। तो ये सारी बात ये इसमें था, ठीक है, वो उसमें ऊर्जा में। अब ये सब खत्म हो गया आपका टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ये क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हाँ, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्योंकि आपने सब कुछ देख ही लिया है, सब कुछ जान लिया, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखो भैया, अब है क्या नाभिकीय ऊर्जा? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन है। आपका सूर्य में नाभिकीय विखंडन हो रहा है। क्या हो रहा है? नाभिकीय विखंडन हो रहा है, जिसके कारण इतना ऊर्जा निकल रही है। पिछले 5 अरब वर्षों से निकलते आ रही है, निकलते आ रही है, और न जाने कई अरब वर्षों तक और निकलेगा। तो ये एक नाभिकीय विखंडन हो रही है, जिसके कारण एक प्रक्रिया है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, प्रक्रिया है जिसके कारण ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय विखंडन हो रही है, और नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आ रही बात? इसको ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ट्वेल्थ में नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन बहुत डिटेल से, ठीक है। फिलहाल 10th में इतना ही। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे एक भारी परमाणु होता है, और कम ऊर्जा कौन? तो न्यूट्रॉनों द्वारा बम बर्षित होती है। तो वे हल्के नाभिकों को क्या होता है? वे हल्के नाभिकों को में टूट जाते हैं। यानी ध्यान देना, यानी कहने का मतलब, नाभिकीय ऊर्जा जो है उत्पन्न करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसका बोले नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? भारी परमाणु होते हैं। ठीक है, भारी परमाणु होते हैं। और ये जो भारी परमाणु है, ये क्या करता है? कम ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा, यानी कम ऊर्जा यानी न्यूट्रॉनों द्वारा क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। यानी क्या? यूरेनियम, प्लूटोनियम को कम ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा बम वर्षित होते हैं, यानी किया जाता है, और इस सबको तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद क्या होता है कि एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे एक भारी परमाणु होता है, जिसमें कम ऊर्जा न्यूट्रॉन द्वारा बम वर्षित मतलब लगातार ऐसे ऐसे करना, तोड़ना होते हैं, तो वे हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। यानी कौन? यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये सब क्या होते हैं? हल्के नाभिकों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्या होते हैं? हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, जिसके ऊर्जा की विशाल मात्रा निर्मुक्त होती है। ये क्या हुआ कि नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए एक नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जैसे पदार्थ होते हैं, इसमें कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों क्या करता है? उसको तोड़ देता है, हल्के नाभिकों में क्या करता है? तोड़ देता है। और हल्के नाभिकों में तोड़ने के बाद इतना ऊर्जा मुक्त होती है, इतना ऊर्जा मुक्त होती है,
जिसके कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसके कारण हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, जिसके ऊर्जा की विशाल, विशाल का मतलब इतना विशाल सोच नहीं सकते, विशाल मात्रा, ऊर्जा का विशाल मात्रा निर्मुक्त यानी निकलती है। निर्मुक्त ऊर्जा का उपयोग बाष्प उत्पन्न और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। क्या होता है? बाष्प उत्पन्न और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी जो बहुत विशाल मात्रा में जो ऊर्जा हुआ, उस ऊर्जा को क्या करते हैं, पानी को गर्म कर देंगे, पानी को गर्म करने के लिए उपयोग होगा और बाष्प बनेगा, तो आपका चालू हो जाएगा। आपका ये क्या हो जाएगा, आपका बाष्प बनेगा तो आपका फिर बाष्प टरबाइन पे जाएगा, चालू हो जाएगा। याद रखना, नाभिकीय ऊर्जा ये बम में भी होता है। ठीक है, बम यानी जो फटकता है ना, लड़ाई होता है, जो बम उपयोग होता है, उस बम में अगर भैया आपका नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय अगर विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन, संलयन अलग है, विखंडन अलग है भैया, लेकिन दोनों खतरनाक है। क्या है? दोनों खतरनाक है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तो आपका सूर्य में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय विखंडन ऐसे, हाँ मतलब ऐसे हो रहा है। बहुत विशाल मात्रा में क्या करते हैं, ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से फिर आपका क्या होता है, लिखा हुआ ना, ऊर्जा का उपयोग भाप उत्पन्न करने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यह है नाभिकीय ऊर्जा। इसको अगर पढ़ना है ना बच्चा, 12th में बहुत डिटेल से एकदम डीप में जाके पढ़ना होता है। ठीक है, ये होता क्या है, कैसे टूटता है, कितने अणु कितने परमाणु में टूटता है, ये सब चीज ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन भाई अभी इतना ही फिलहाल। ठीक है, और नाभिकीय ऊर्जा का लाभ और खतरे बताते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का खतरा बहुत है। ठीक है, खतरा, यूरेनियम, आप नाम सुन रहे हो ना जहां आ गया यूरेनियम, यूरेनियम में इतना ऊर्जा है, इतना ऊर्जा है कि थोड़ा सा यूरेनियम, थोड़ा सा यूरेनियम बहुत सारे देश को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, आपका परमाणु बम जो होता है उसमें यूरेनियम ऐसे रहता है, क्या रहता है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम बहुत कम मात्रा में ऐसे मिलता है, बहुत कम मात्रा में, भारत में बहुत कम मात्रा में, लेकिन जहाँ मिलता है, जैसे झारखंड के एक ऐसे गांव है, वहाँ पे यूरेनियम मिलता है। इसके रेडिएशन से भैया, इसके रेडिएशन से लोग लंगड़े, अंधे, ऐसे काने ऐसे पैदा होते हैं। इसके रेडिएशन से, मतलब इसके रेडिएशन का मतलब बोल सकते हैं कि इसके जो विकिरण निकल रहा है ना, ठीक है, इसके रेडिएशन से, मतलब अभी थोड़ा सा बढ़ नहीं आ रहा है, बट इतना समझ लो कि जैसे कहते हैं कि टावर जो है, टावर के रेडिएशन से पंछी सब मर जा रहे हैं। आज पंछी जो ऐसे हैं उड़ने वाले, वो बहुत लोग मर रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, उसके रेडिएशन से सह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो यूरेनियम का रेडिएशन है, उससे सांसों द्वारा वो रेडिएशन पूरा हवा में फैला हुआ, क्या हुआ है, हवा में फैला हुआ, और हवा को फिर हम सांस नाक द्वारा ऐसे अंदर लेते हैं। ठीक है, शरीर के, और वो हवा में रेडिएशन जो है क्या करता है, आने वाले ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी को क्या अपाहिज बना देता है, ऐसे प्रजनन क्षमता में ऐसे कर देता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण लंगड़े, अंधे, काने से गूंगे, ऐसे कैंसर वाले ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक है यूरेनियम। तो इस तरीके से आपके नाम की ऊर्जा बनता है और ऐसे मुक्त होता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, और ये जो टूटेगा बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा के हम अब इसको बारे में पढ़ेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा का खतरा क्या है और हानि क्या है। खतरा क्या है और हानि क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है। खतरा क्या है, हानि क्या है, वो अलग अलग चीज़ है। खतरा का मतलब इससे क्या ज़्यादा खतरा हो सकती है, हानि का मतलब क्या क्या, मतलब खतरा का मतलब ऐसे, हाँ, मनुष्य से लेकर, ऐसे खतरा मनुष्य से लेकर ऐसे बहुत सारी चीज़ों से लेकर, और हानि के बारे में, यानी जो आपका ये हानि का मतलब इसको उपयोग करने से क्या क्या दिक्कत है, और खतरा मतलब कैसे बचा जाए, किस ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही मिटाते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। अब देखो भैया, जितना भी लोगों को लाइक अच्छा लग रहा है, लाइक मारो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए देखिए, यही था आपका खतरा और हानि। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपका था इसमें क्या था कि नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय ऊर्जा का खतरा और हानि। चलो पहले इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोग लिए ले होंगे स्क्रीनशॉट, और इसके बारे में हम जानते हैं। नाभिकीय जो आपका ये ऊर्जा जो है, इसका खतरा क्या है। ठीक है, खतरा, खतरा, इससे बचना है, बचना का मतलब बचना है, जरूरी बचना है। देखो,
नाभिकीय शक्ति में खर्च किए गए ईंधनों का भंडारण और निपटान सबसे बड़ा खतरा है। यानी नाभिकीय शक्ति में जो खर्च किया गया ईंधन, कौन सा ईंधन? आपका यूरेनियम, प्लूटोनियम जो ये है, इसका भंडारण, भंडारण का मतलब यूरेनियम जब बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है, क्या है, बहुत कम मात्रा में, और निपटान, निपटान का मतलब इसको जब निपटा रहे हैं तो सबसे बड़ा यही खतरा है, ठीक है, भंडारण और निपटान। यानी ये बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इसको यूज करने पे। और उसके बाद, इसके बाद निपटा भंडारण, और भंडारण का मतलब जो होता है कि जो आपका इकट्ठा कर रहे हो, मतलब ये इसका बनने का जो प्रक्रिया है बहुत लंबा है, बहुत लंबा, आप समझ नहीं सकते हो, बहुत लंबा। समझ में आ रही बात? यानी कोयला ये सब बनता है उससे भी ज्यादा लंबा इसका प्रक्रिया है, ठीक है, भंडारण का मतलब। और निपटान का मतलब आपने खर्चा कर रहे हो, खर्चा एक बार कर दिए तो फिर वो वापस नहीं, बहुत बनने में दिक्कत होगा, तो इसका भंडारण और निपटान जो है सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इसका उपयोग बहुत सोच समझ के किया जाता है, ठीक है, बहुत सोच समझ के किया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो नाभिकीय शक्ति में जो खर्च किए गए ईंधन जो है आपका, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब जो है, इसका भंडारण, भंडारण का मतलब जैसे आपका चावल, ठीक है, ठीक है, चावल आप चावल, हाँ, चावल का जो भंडारण है वो क्या है? सीमित है, क्या सीमित है? ठीक है, सीमित नहीं, असीमित है। क्यों? क्योंकि चावल, चावल अगर खत्म हो जाएगा, चावल अगर आपके यहाँ घर में चावल खत्म हो गया तो क्या करोगे? अगले सीजन में अब वेट करो, अगला सीजन में वेट करो ऐसे, उसके बाद खेत में करो, खेत में करो, फिर वो आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा। यानी भंडारण फिर से हो रहा है, हम उसको निपटान कर रहे हैं, निपटान कर रहे हैं, यानी खा रहे पी रहे, खत्म हो रहा है, लेकिन भंडारण फिर से हो रहा है। लेकिन ये भैया एक बार निपटान करोगे तो भंडारण बहुत समय से होगा, बहुत लंबा समय से। अगर इसका निपटान कर रहे हो यानी खर्चा कर रहे हो तो इसका भंडारण में बहुत दिक्कत होगा। तो निपटान और भंडारण में ये बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है, बहुत बड़ा खतरा है। अब आगे चलते हैं। हानि, हानि, हानि क्या है? तो ये भी समझ लेते हैं हानि। यानी नाभिकीय शक्ति संयंत्र की उच्च कीमत, यानी नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो होगा, इसमें आपका यूरेनियम, यूरेनियम बहुत महंगा में मिलता है। अगर यूरेनियम का छोटा सा इतना बड़ा टुकड़ा भी मिलेगा तो आप अमीर बन जाओगे ऐसे। अगर इसको गवर्नमेंट खरीदेगी, ठीक है, अगर गवर्नमेंट खरीद लेगी और तो भैया आपको इनाम दे सकती है, फिर इनाम नहीं भी दे सकती, छीन भी सकती है, ठीक है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है। यानी नाभिकीय शक्ति जो आप तो बैठा लिया, उसके लिए ईंधन चाहिए। नाभिकीय शक्ति संयंत्र तो आपने बैठा लिया, ठीक है, बैठा लिया। अब जैसे मान लीजिए कि चावल के हम उदाहरण दिए, तो आप धान का धान आप बनाए, धान जो बना लिए, क्या बना लिए? धान। और धान का आप कुटाने के लिए मिल भी बना लिए, क्या बना लिए? मिल भी बना लिए, ठीक है, मिल भी बना लिए, ठीक है। अब मिल में जो धान जाएगा, मिल तो बना लिए, बहुत आसानी से मिल बना लिए, लेकिन धान कहाँ से आ रहा है? बहुत मेहनत से आ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है तब धान आ रहा है। तो वही बोल रहा है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र तो बैठा लिए, लेकिन इसमें जो ईंधन लगा रहे हो बहुत उच्च कीमत का है, ठीक है, बहुत उच्च कीमत का है। ईंधन लाओगे कहाँ से? ठीक है, तो बहुत उच्च कीमत का है। उसके साथ साथ पर्यावरण, संदूषण, संदूषण का मतलब पर्यावरण भी, पर्यावरण जो भी क्या होता है, संतुलित हो जाता है ऐसे, प्रदूषण हो जाएगा इसमें, ऐसे मतलब ऐसे हो जाएगा, पर्यावरण मतलब शुद्ध नहीं रहेगा, शुद्ध हो जाएगा। और यूरेनियम की सीमित उपलब्धता, यानी यूरेनियम जो है सीमित का मतलब ये लिमिट है, ये नहीं कि भैया कोयला, कोयला क्या है? कोयला बहुत मात्रा में है, कोयला बहुत मात्रा में, लेकिन ये जो है आपका यूरेनियम सीमित मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, उपलब्ध है। और नाभिकीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग निषेधक, निषेधक बनता है। यानी कहने का मतलब निषेधक मतलब प्रोहिबिटेड, मतलब आपको रोका जाएगा, यानी बड़े मात्रा में आप उपयोग नहीं कर सकते। बड़े मात्रा में आप उपयोग करोगे तो भैया कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब खतरा है, ये हानि है। खतरा क्या है? अब भंडारण, निपटान जल्दी 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 करो, तब भंडारण क्या सीमित है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आने वाले भविष्य में कोई ऐसा काम आ गया कि जरूरत रहे यूरेनियम का या फिर ऐसे चीज़ों का, तो नहीं मिलेगा तो खतरा उत्पन्न हो जाएगी। और हानि, नाभिकीय शक्ति संयंत्र की उच्च कीमत होती है, बहुत उच्च कीमत होती है, इसका ईंधन ही बहुत महंगा मिलता है। उसके साथ पर्यावरण असंतुलित हो जाती है, और यूरेनियम की सीमित मात्रा है, ये सब हानि है। और नाभिकीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग करना ऐसे क्या परमिशन नहीं, ठीक है, परमिशन नहीं है, बड़े मात्रा में आप उपयोग ज़्यादा नहीं कर सकते। ये निषेधक मतलब रोका गया है, ठीक है। धूम्रपान ऐसे होता है ना कि धूम्रपान निषेधक मतलब धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है, मतलब रोका जा रहा है, पकड़े गए तो पीट भी देगा, इसलिए निषेधक मतलब इसको रोका गया है, मतलब ज़्यादा मात्रा में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही
गवर्नमेंट भी ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकती, उपयोग कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट उपयोग करेगी भाई ये सबको भुगताना पड़ेगा, मतलब ऐसे लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतना रेडिएशन है, इतना रेडिएशन है कि रेडिएशन हवा में फैलने के बाद ऐसे हो जाएगा, लोग ऐसे अंधे कंगे लंगड़े ऐसे पैदा हो जाएगी। अभी देखो, अभी हिरोशिमा पे जो आपका बम ऐसे हुआ था, परमाणु बम जो ऐसे गिरा था, उसका रेडिएशन आज भी है, आज भी है, आज भी वहाँ लोग पैदा होता है तो ऐसे लंगड़े अंधे ऐसे हो रहे हैं। तो बहुत खतरनाक है ये सब चीज़। तो आपका ये सब खत्म हो गया, ठीक है, ये सब खत्म हो गया। तो बात समझ में आ रही, ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया, आपका चैप्टर ही खत्म हो गया। और उसके बाद एक है टॉपिक है, कितने समय तक कोई ऊर्जा स्रोत टिकेगा, मतलब कोई भी ऊर्जा का स्रोत कितने समय तक टिकेगा। तो जो नवीकरणीय स्रोत है उसको कितना भी उपयोग कर लो टिकेगा, यानी ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है, जैसे सूरज, हवा, पानी, इससे जितना ऊर्जा बनाना है बना लो, कभी खत्म नहीं होगा, तो ये हमेशा टिकेगा। लेकिन अनवीकरणीय स्रोत जो है, इसको सावधानी से उपयोग करना पड़ेगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो आपका ये है ना, आपकी ये शक्ति संयंत्र में जो आपका उपयोग हो रहा है, ये सब यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब सीमित है, इसको बढ़िया से उपयोग करोगे तो थोड़ा लंबा चलेगा, और ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर दोगे जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये रिकवरी भी जल्दी नहीं होता है, रिकवर भी बहुत जल्दी होता है, बहुत सालों लग जाता है इसे रिकवर होने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोला, कितने समय तक कोई ऊर्जा स्रोत टिकेगा, तो आप पे डिपेंड करता है कितना टिका सकते हो, ठीक है, कितना टिका सकते हो, बात समझिए। जैसे आपने मोबाइल यूज़ किया, मोबाइल को चार्ज किया, आप पे डिपेंड करता है इसको एक दिन चलाना है, 2 दिन चलाना है, नेट यूज़ करो, लगातार यूज़ करो, 2 3 4 5 घंटा में खत्म। अब इसको लाइन का समस्या है तो आप एक बार चार्ज कर लिए, बस खाली कॉलिंग के लिए उपयोग करो, आपका एक दिन लगभग चल जाएगा, 24 घंटा चलेगा। हार पार के तो चलेगा भाई, तीर खींच के तो 24 घंटा चलेगा, 2 दिन भी चल सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उपयोग कर रहे हो, किस तरीके से उपयोग कर सकते हो। अब ज़्यादा वीडियो गेम ऐसे करोगे तो खत्म हो जाएगा। आप पबजी खेल रहे हो तो भाई हाई ऐसे पावर ऐसे कंज्यूम करता है, खींचता है, बहुत जल्दी ऐसे खत्म हो जाएगा। उससे भी बहुत बड़े बड़े गेम है, उसको चलाओगे बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो ऊर्जा है, जैसे मोबाइल में जो ऊर्जा है, आपका बैटरी जो सेल ऊर्जा दे रही है, आप पे डिपेंड करता है उसको कितना जल्द कितना देरी में खत्म करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कब तक टिकेगी वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, कब तक टिकेगी वो आप पे डिपेंड करता है, हम सब पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ऊर्जा का दो स्रोत है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, ठीक है। अनवीकरणीय का मतलब हुआ जो जल्दी रिकवर नहीं हो सकता, जैसे आपका हो गया कोयला, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। अभी देखो गैस की समस्या हो रहा है, गैस की समस्या, क्योंकि ऐसे जहाँ से गैस आती है, ऐसे जहाँ से पेट्रोलियम आती है ज़्यादा मात्रा में, वहाँ से युद्ध चला हुआ, सबको रोका हुआ है, तो आने नहीं दे रहा है। और भारत में 1% ऐसे लगभग बोल सकते हैं 1% भी ऐसे 1% ऐसे पेट्रोलियम में से निकलता है। तो ऐसे बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है ये सब चीज़। तो आप पे डिपेंड करता है, हम सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका ये ख़त्म हो गया। पूछेगा कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो हम उत्पन्न कर सकते हैं या फिर ऐसा स्रोत जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, उसको कितना भी उपयोग कर लो, कितना भी मात्रा में उपयोग कर लो, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे हवा, हवा पवन चक्की से कितना भी बना लो ऊर्जा, ख़त्म नहीं होगा। आपका पानी से आपका कितना भी ऐसे ऊर्जा बना लो, ख़त्म नहीं होगा। आपका ये हो गया, सूरज से कितना भी ऊर्जा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोयला से बनाओगे, कोयला खत्म हो रहा है, कोयला का भंडारण खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम का भंडारण खत्म हो रहा है, ये सब चीज़, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो भू उष्मीय ऊर्जा हुआ, इसका भंडारण भी असीमित है, उपयोग करो, ये सब नवीकरणीय में आता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया समाप्तम भवा। और इसके साथ मैं आऊँगा, एक और क्लास के साथ आऊँगा जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास 6 में आपका डे 44 में आएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर के साथ अलविदा कह दिया जाएगा और इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा, इस बुक को बंद कर दिया जाएगा। अब इस बुक को लगभग 4 5 6 महीने में, यानी एग्जाम के 2 3 महीने पहले रीओपन किया जाएगा, ताकि हम रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, फिर से थोड़ा मोटा पॉइंट जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर सकें, और और भी याद तगड़ा कर सकते हैं, मजबूत कर सकें। फिलहाल एक क्लास के बाद इसका चैप्टर बुक को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी होगी मतलब अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को इस चैनल पर पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और और क्या बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि बढ़िया से पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।